हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, ओवरी के बारे में। ओवरी यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये फीमेल गैमेट बनाता है और इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है? जो गैमेट्स बनाता हो, यानी गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, साथ साथ में जो हार्मोन्स हैं वो बनाता हो। तो यहाँ पर ये काम करती है ओवरी। जैसे कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ये काम करती थी टेस्टीज। तो टेस्टीज वहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी मेल्स में, और यहां पर ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम बात करें ओवरी के बारे में, तो ओवरी कैसी होती है? आपने डायग्राम देखा था पिछले वीडियो में। तो ओवरी कैसी होती है? एक सर्कुलर या ओवल, हम बोल सकते हैं कि ओवल स्ट्रक्चर होता है। छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर तक की उसकी लेंथ हो सकती है, एक 1.5 सेंटीमीटर तक की उसकी ब्रेथ हो सकती है। तो इस तरीके से वो छोटा सा ऑर्गन होता है, ओवल होता है, ग्रेश पिंक कलर का होता है, यानी कि ओवरी ग्रेश पिंक कलर की होती है। और हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी पाई जाती हैं, यानी कि वो पेयर में पाई जाती हैं। ये तो बात हुई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें ओवरी की एनाटॉमी की, तो एनाटॉमिकली जो ओवरी हमारी होती है उसमें 4 लेयर्स होती है। जो पहली लेयर होती है वो होती है जर्मिनल एपिथेलियम। जो दूसरी लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। पहली लेयर हुई जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरी लेयर हुई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थर्ड जो हमारी लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स, और जो फोर्थ हमारी लेयर होती है वो होती है मेड्यूला। तो पहली लेयर की अगर हम बात करें, जो कि है हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, तो जर्मिनल एपिथेलियम ही वो लेयर होती है जो कि ओवा यानी कि एग बनाती है। तो मेन काम कौन करती है? जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि यहीं से जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो बनता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम की ये बात हो जाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम ज्यादातर स्क्वैमस या क्यूबोडियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेल में भी हमने पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये लेयर होती थी। तो यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी एक लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और इसकी वजह से ही जो ओवरी होती है उसका कलर ग्रेश लगता है। थर्ड अगर हम लेयर की बात करें तो वो है हमारी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर जो होती है बेसिकली उसमें हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं कॉर्टेक्स लेयर में ही होते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ें होती है, जैसे कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी नंबर्स में इसमें होते हैं। साथ साथ में इसमें फाइबर्स होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये बात हो जाती है हमारे कॉर्टेक्स की। अगर हम बात करें फोर्थ लेयर की, जो कि है मेड्यूला, ये एक सेंट्रल पार्ट होता है ओवरी का। सेंट्रल पार्ट होता है मेड्यूला ओवरी का, और यहाँ पर लेस डेंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि थोड़े कम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पर ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें फाइबर्स होते हैं, नर्व्स भी होती हैं, और ब्लड वेसल्स भर भर के होती हैं इसमें, यानी कि ब्लड वेसल्स अच्छे अमाउंट में यहाँ पर होती हैं। तो इस तरीके से ये तो 4 हमारी लेयर्स हो जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि किस तरीके से जो हमारा फीमेल गैमेट है वो बनता है। तो ये जो प्रोसेस होती है फीमेल गैमेट बनने की, इसको हम oogenesis बोलते हैं। पर oogenesis हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फॉलिकल्स का। ये समझेंगे कि फॉलिकल्स कैसे डेवलप होती है, और फिर उसके अंदर कैसे जो हमारा गैमेट है वो डेवलप होता है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। तो अगर हम ओवरीज के अंदर फॉलिकल कैसे डेवलप होती है ये एक पिक्चर में दिखाना चाहें, तो ये वो पिक्चर है। यहाँ पर वो सारी फॉलिकल्स हैं जो एक फीमेल ओवरी के अंदर डेवलप होती है, एक ओवरी के अंदर डेवलप होती हैं। किस किस स्टेजेस से वो गुजरती है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, ये एक पिक्चर इसको सम अप करती है। तो चलिए हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि शुरू में क्या होता है। जब एक जो फीटस होता है, जो फीमेल होती है वो एक फीटस होती है, तब क्या होता है?
फीटल स्टेज में ही फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक ओवरी में 2 मिलियन तक फॉलिकल्स बन जाती हैं। अब ये जो फॉलिकल्स होती है इनके अंदर oogenesis होना भी शुरू हो जाता है, यानी वो जो हमारा ओवा है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। पर ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोफेज फर्स्ट पर आकर अटक जाती है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है। तो ये जो इस टाइम हमारा oocyte है या इस टाइम ये जो हमारा कह सकते हैं ओवा से पहले की जो स्टेज है जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो चुकी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। इस oocyte को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocyte। और ये जो हमारी फॉलिकल है इस टाइम जिसके अंदर ही हमारा प्राइमरी oocyte है, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या होगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल होगा। तो शुरू में तो 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं हर एक ओवरी में, पर टाइम के साथ साथ जैसे ही वो जो गर्ल होती है वो पैदा होती है और जब तक वो प्यूबर्टी तक जाती है उसके बीच में बहुत सारी फॉलिकल जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। चलिए इन सब चीज़ों को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये वाली जो आप चीज़ देख रहे हैं ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, हम बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमरी से पहले की जो स्टेज होती है वो है ये। तो फीटस के टाइम पर ही जब जो गर्ल होती है वो एक फीटस होती है, उसी टाइम पर ये जो हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है इसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर oogenesis होने लग जाता है, इसके अंदर oogenesis होता है, पर वो प्रोफेज फर्स्ट पर अटक जाता है। फिर ये जो अंदर का होता है oocyte, इसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं इस स्टेज पर जहां पर ये प्रोफेज फर्स्ट में अटका हुआ है, यानी अरेस्ट हो रखा है। और ये जो ऊपर का होता है हमारा जिसके अंदर ये हमारा oocyte है, इसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। फिर इससे इस तक पहुंचने में क्या क्या चेंजेस आते हैं कि फॉलिकल में इससे इस तक पहुंचने में क्या होता है, ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की शीथ क्या हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसको धीरे धीरे ये कवर करने लग जाती हैं शीथ्स, ग्रेनुलोसा सेल्स की जो शीथ होती हैं वो कवर करने लग जाती हैं और प्राइमोर्डियल फॉलिकल से फिर ये बन जाती है हमारी अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बनना शुरू होती है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स की शीथ जमा होने लगती है। फिर अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में और चेंजेस आते हैं, जो शीथ है वो और डेवलप होती है। ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल मतलब आसपास आके डिपॉजिट होते हैं तो वो लेट प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है फिर। ठीक है, पर बेसिकली शुरू में हम ये लेके चल रहे हैं कि जैसे ही प्राइमोर्डियल से फिर क्या होगा, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, तो यहाँ पर ही अभी प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगी और जो हमारा ये बीच में oocyte है ये भी प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उस गर्ल की और वो अपने बचपन से मेच्योरिटी की तरफ आने लगती है, प्यूबर्टी की तरफ आने लगती है, तो और लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, ग्रेनुलोसा सेल की और लेयर्स कवर कर लेती हैं इसको और इसको लेट प्राइमरी फॉलिकल बना देती है। ठीक है, अब इस दौरान जब हम लोग बर्थ से लेके बात कर रहे हैं प्यूबर्टी की, तो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में ये जो हमारी मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स थी इनमें बहुत सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ 60 से 80,000 तक ही फॉलिकल्स रह जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ तो 2 मिलियंस थी और अब यहाँ पे क्या बन गई है, सिर्फ 60,000 और 80,000 तक। तो ये जो फॉलिकल्स डीजनरेट होती हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया हो जाता है जिस वजह से फॉलिकल्स का नंबर बहुत कम रह जाता है। और सरप्राइज की बात तो ये है कि जो 60 से 80,000 है ना, इनमें जो यूज आती हैं फॉलिकल्स वो 450 तक ही होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। ठीक है, तो इस तरीके से लेट प्राइमरी फॉलिकल तक हम पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही मेच्योरिटी आती है उस गर्ल के अंदर, मतलब रिप्रोडक्टिवली वो मेच्योर होती है, प्यूबर्टी आती है, फिर क्या होता है, ये जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल होती है इसमें चेंजेस आते हैं और ये बन जाती है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत से चेंजेस आते हैं तो वो बन जाती है टर्चरी फॉलिकल, और टर्चरी फॉलिकल में चेंजेस आते हैं तो फाइनली वो बन जाती है हमारी ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, ये हमारी मेच्योर फॉलिकल है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लेट प्राइमरी फॉलिकल आ गई है हमारी। ठीक है, उसके बाद मेच्योरिटी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे फिर क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो
इस टाइम पे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल जब ये है तो यहाँ पर सिर्फ एक लेयर आपको दिख रही है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स की शीट सिर्फ यहाँ पर होती है। फिर लेट प्राइमरी फॉलिकल में आप ये चीज देख रहे हैं कि जो दूसरी लेयर है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और लेयर्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर ग्रेनुलोसा लेयर तो होती ही है, जैसे कि ये हमारी क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर है, पर बाहर की तरफ क्या होता है, ग्रेनुलोसा लेयर की बाहर की तरफ क्या होता है, और लेयर्स यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है वो होती हैं थिका लेयर्स। ठीक है, क्या होती हैं, थिका लेयर्स। तो ग्रेनुलोसा जो मैंने बनाया हुआ है ब्लू से, ये तो हमारी क्या हो गई, ग्रेनुलोसा। तो अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि अगर हमने यहाँ पर ये हमारी ग्रेनुलोसा लेयर है, ठीक है, तो अब ये जो, फिर मैंने इसको ब्लू से दिखा दिया है ग्रेनुलोसा को, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी ग्रेनुलोसा लेयर है ये फिर अंदर की तरफ आ जाती है और उसकी बाहर की तरफ एक लेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही हम सेकेंडरी स्टेज तक पहुंचते हैं, यानी सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक पहुंचते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में ये जो बाहर की लेयर है ये और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो बाहर की लेयर होती है ये होती है थिका लेयर, और जो अंदर वाली है ब्लू से ये है ग्रेनुलोसा। ठीक है, फिर इस तरीके से होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज के बाद जैसे ही हम टर्चरी स्टेज में जाने लगते हैं, यानी टर्चरी फॉलिकल बनती है सेकेंडरी फॉलिकल से, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस कुछ इस तरीके से आते हैं। ये जो थिका लेयर होती है ये और ज्यादा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ज्यादा क्या होती है, ये वेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। साथ साथ में जो थिका लेयर है ये आउटर और इनर थिका में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में एक बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट में जो अटक गया था हमारा oocyte, जो प्रोफेज फर्स्ट में अटक गया था, अब वो मियोसिस जो थी फर्स्ट वो स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर पूरी हो जाती है। यहां तक तो क्या था, इन स्टेजेस में क्या था, अभी तक प्रोफेज फर्स्ट पे ही अटका हुआ था oocyte हमारा, जिसको हम प्राइमरी oocyte बोल रहे थे। पर यहां पर आते ही जैसे ये स्टेज डेवलप होना स्टार्ट होती है, टर्शरी फॉलिकल बन रहा होता है, उसी दौरान मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट होने लगता है। प्रोफेज फर्स्ट से आगे की तरफ जाने लगता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उससे प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो उससे हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस पूरी हो जाती है तो हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte, साथ में एक पोलर बॉडी हमें मिलती है। तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी हमें मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, एक कैविटी बनना भी थोड़ा स्टार्ट हो जाती है, एंट्रम कैविटी। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग होने लग जाते हैं, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं एक तरीके से जो ये हमारा oocyte है इसको दूसरी तरफ थोड़ा सा पुश करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो होता है हमारा चीजें होने लगती है और थिका लेयर वेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये जो है ये है हमारी टर्चरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होता है, टर्चरी फॉलिकल से जैसे फिर हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, टर्चरी फॉलिकल फिर मेच्योर होना शुरू हो जाती है। तो मेच्योर होना जब शुरू होते हैं तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं वो सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं। ग्रेनुलोसा सेल जो है एक लिक्विड सिक्रीट करना शुरू करते हैं, जिस वजह से एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। जो ये आप देख रहे हैं ये है एक कैविटी, एंट्रम कैविटी। तो एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल इसी कैविटी में एक फ्लूइड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक फ्लूइड बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेनुलोसा सेल जो ये हमारा oocyte है इसको एक तरफ पुश करने लगते हैं, तो ये इस तरफ ऐसे करके पुश हो जाता है, यानी इस तरफ आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक पेडिसेल डेवलप हो जाता है, यानी एक स्टॉक डेवलप हो जाता है ग्रेनुलोसा और हमारे oocyte के बीच में। ग्रेनुलोसा और oocyte के बीच में एक स्टॉक हमारा डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा थिका लेयर होती है वो थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो इस तरीके से ही हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम अभी हमारे पास सेकेंडरी oocyte ही है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर इस दौरान सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट हो जाता है, पर ये मेटाफेज में आके अटक जाता है। तो मियोसिस सेकंड में जो मेटाफेज होता है, यानी कि मेटाफेज सेकंड, वहां पर आकर ये सेकेंडरी oocyte अटक जाता है। तो अभी इस टाइम ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, एक ये तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता ही है। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हमारे oocyte होता है इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं वो रेडियली क्या करने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। जो इसके आसपास के सेल्स होते हैं वो रेडियली डेवलप करने लगते हैं और वो एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा एक लेयर बन जाती है।
ठीक है। और ये जो हमारा oocyte होता है, इसकी खुद की भी हमारी क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, खुद की भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और साथ साथ में क्या होता है, हमारे पास कोरोना रेडिएटा बन जाते हैं इसके आसपास के सेल्स में। तो अब क्या होता है, जो कोरोना रेडिएटा है और जो हमारे oocyte है, इसको सेपरेट करने का काम करती है एक लेयर, ठीक है। तो ये जो हमारा कोरोना रेडिएटा है और ये जो हमारा oocyte है, इसको सेपरेट करने का काम करती है एक लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलिसुडा। तो जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, ये जोना पेलिसुडा है, ये क्या काम करती है, कोरोना रेडिएटा और oocyte को सेपरेट करने का काम करती है, यानी कि उनके बीच की एक लेयर होती है ये जोना पेलिसुडा। तो इस तरीके से ये बात होती है हमारे ग्राफियन फॉलिकल की, ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल में डेवलपमेंट्स होते हैं। तो अब बात आती है कि ग्राफियन फॉलिकल तो एक बार बन गया, तो अब आगे क्या हो। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, ये बनती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, ठीक है। FSH एक इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके इन्फ्लुएंस में ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ये जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि जो फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करने का, उनको शो करने का काम करता है हमारा एस्ट्रोजन। इसी की वजह से जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें बाहर दिखाई देते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन फीमेल है, ये हमें एस्ट्रोजन की वजह से ही पता चलता है। साथ में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उनकी लाइनिंग्स को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। और एस्ट्रोजन इसलिए ऐसा करता है ताकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग्स हैं वो ओवम को एक्सेप्ट कर सके, ओवम को रिसीव कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन के दो काम होते हैं, जहां पर पहला काम होता है कि वो फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को शो करता है, मेंटेन करता है। दूसरा काम होता है उसका कि वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, तो एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है और वो एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि है हमारा LH। तो LH फिर क्या होता है, सीक्रेट होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका अमाउंट जो है बढ़ने लगता है और फिर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हम LH सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज कब आती है ये, तो जो ये हमारी LH सर्ज होती है, हमें ये चीज़ पता है कि फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जो कि 28 डेज की होती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। 28 डेज के मिड में यानी कि 14th डे जो होता है, 13 से 14th डे जो होता है, उसी दौरान हमारा LH सर्ज होता है, यानी LH हार्मोन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसी टाइम होता है। LH हार्मोन के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल को सिग्नल मिलता है, तो वो सरफेस पे जाने लग जाती है। ग्राफियन फॉलिकल सरफेस पे जाने लग जाती है और जो इसके अंदर ये ओवम होता है इसको रिलीज कर देती है। ग्राफियन फॉलिकल को सिग्नल मिलते ही वो चली जाती है सरफेस के पास और वो ओवम को रिलीज कर देती है, ठीक है। इस प्रोसेस को, ओवम के रिलीज होने को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है, यानी कि 14th डे पे होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो जाता है तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जो LH का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होने लग जाता है। LH का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है, धीरे धीरे FSH का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लग जाता है। अब हार्मोन का क्या रोल होता है ओव्यूलेशन में, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाते हैं। तो जैसे ही ओवम यहाँ से रिलीज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में अब कुछ भी नहीं रहता है, पर फिर भी अभी भी कुछ चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। थिका लेयर है यहाँ पे, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है यहाँ पे और कुछ ब्लड भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्लड होता है और बाकी सब ये चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे अब क्या होता है, इसमें एक कैरोटीन आने लगता है। कैरोटीन्स यहाँ पे आ जाते हैं और एक येलो कलर इसको मिल जाता है ग्राफियन फॉलिकल को बाद में। फिर ये बन जाती है हमारी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये हमारी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, येलो कलर की हो जाती है। और यहाँ पर ये जो ग्रेनुलोसा सेल हैं ये अभी भी एक्टिव रहते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा निकल गया तो वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है, उसमें ग्रेनुलोसा सेल अभी भी एक्टिव है और वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन।
वो टेम्पररी एंडोक्राइन सेल्स बन जाते हैं और वो सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन और थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन। जो थिका सेल्स होते हैं वो भी सिक्रीशन करते हैं और वो सिक्रीट करते हैं थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन। फिर जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर ये जो सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा हो चाहे थिका हो, ये क्या होते हैं, अब डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और एक तरीके से डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो कॉर्पस ल्यूटम होता है हमारा, वो बन जाता है हमारा कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बन जाता है हमारा? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल तक तो हमने ये बनाया हुआ है पिक्चर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है और फिर डीजनरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, किस तरीके से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है, ये सब चीजें हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें तब और भी हो जाएगी जब हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने ओवरी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सब टॉपिक है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।